जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्यस एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग 25 जुलाई 2021 के। ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से लिए जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन ककाटिया किंगडम। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये 2017 की प्रीलिम्स में पूछा गया था, जिसमें ककाटिया डायनेस्टी, आपको पता होगा, तेलंगाना में ककाटिया मिशन लॉन्च किया था। ये एक्चुअली जो वाटर कंजर्वेशन रहता है, जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन, उसके साथ साथ जो वाटर हार्वेस्टिंग, इसके लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तेलंगाना गवर्नमेंट ने। उसके बेसिस पे उन्होंने ककाटिया नेम को पकड़ा और ककाटिया डायनेस्टी, जो कि आपको एनसीईआरटी की 11th की बुक में भी मिल जाएगी। जब आप 11th और 12th की हिस्ट्री की बुक पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको एनसीईआरटी में ककाटिया किंगडम के बारे में बहुत थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, मतलब 3 से 4 लाइंस में ककाटिया किंगडम की इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया, जिसमें इसका मीनिंग है कि इनमें से कौन सा ककाटिया किंगडम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था। सी पोर्ट मतलब उनका पोर्ट था जहां से वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। अब देखिए, ए काकीनाडा, आपने सुना भी होगा काकीनाडा, काकीनाडा पोर्ट। उसके बाद है मोटूपल्लू। उसके बाद सी है मछलीपट्टनम और डी है नेल्लूरू। ये चारों के चारों जो सी पोर्ट है ना, ये आपको वेस्ट ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ पे दिख जाएंगे। और ककाटिया जो किंगडम था वो भी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन के यहाँ पे था। ये 12th सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये किंगडम। उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट रामप्पा टेम्पल। अब ऑब्वियस सी बात है, जो रामप्पा टेम्पल है ये ककाटिया डायनेस्टी के टाइम पे ही बनाया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। क्या लगता है जो ये रामप्पा टेम्पल है, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है क्या? सेकंड, इट इज बिल्ड बाय किंग रामप्पा ऑफ ककाटिया डायनेस्टी गिविंग इट्स नेम। मतलब ये जो टेम्पल है ये किंग रामप्पा ने बनाया था, जो कि ककाटिया डायनेस्टी के थे। उनकी वजह से इस टेम्पल को उसका नाम आ गया, जो कि है रामप्पा। व्हाट डू यू थिंक? ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या नेदर वन नॉर टू। अब देखिए, तेलंगाना विंस तेलंगाना टेम्पल गेट्स द वर्ल्ड हेरिटेज टैग। आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देता है? वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को प्रोवाइड करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टैंप है। अब उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टैंप मिलता है, उसके थ्रू क्या होता है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। और उसके साथ साथ आपको फंड्स भी मिलते हैं कि उस साइट को आप क्या कर सको, अच्छी तरीके से कंजर्व कर सको और उसको प्रिजर्व कर सको। अब देखिए, 17 कंट्रीज ने क्या किया, इंडिया का ये जो प्रपोजल था, जिसके तहत रामप्पा टेम्पल, ये आपको कहाँ मिलेगा? पालमपेट तेलंगाना में, जिसको यूनेस्को ने क्या प्रोवाइड किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टैंप है वो यूनेस्को ने इसे प्रोवाइड किया है। अब देखिए, 17 कंट्रीज ने क्या किया, इंडिया को बैक किया। और जो एक कंट्री थी, सिंगल कंट्री, जिसका नाम है नॉर्वे, उसने क्या किया, इंडिया के अगेंस्ट में क्या किया, वोट किया। लेकिन रशिया और उसके साथ साथ 17 कंट्रीज की मदद से ये क्या हुआ, हमारी डिप्लोमेटिक विन हुई। और हमारा रामप्पा टेम्पल था ना, जो कि ककाटिया डायनेस्टी के टाइम पे, ककाटिया के टाइम पे क्या किया गया था, बनाया गया था, उसे क्या मिला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। अब देखिए, जो टेम्पल है बिल्ट बाय राडचेला सेनापति रुद्राया, अ सेनापति जनरल ऑफ ककाटिया किंग गणपति देवा। अभी जो टेम्पल है ना, ये सेनापति ने बनाया था, ना कि किंग ने, सबसे पहली बात। और उसका नाम क्या था? राजरेला सेनापति रुद्राया, जो कि किसका सेनापति था? ककाटिया किंग गणपति देवा इन 13th सेंचुरी। द मेन टेम्पल इज फ्लैंक्ड बाय कोलैब स्ट्रक्चर कतकेश्वर्या एंड कमेश्वर्या टेम्पल इन पालमपेट। ये आपको 220 किलोमीटर हैदराबाद के यहाँ पे मिल जाएगा। और ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को क्या है, डेडिकेटेड है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इस टेम्पल का जो नाम है, जो कि रामप्पा टेम्पल है, ये उसके स्कल्पचर के बेसिस पे क्या दिया गया है मतलब इसका जो स्कल्प्टर था, आर्किटेक्ट था, उसके बेसिस पे उसका नाम इस टेम्पल को दिया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है और इसका आंसर हमें मिलता है ए, वन ओनली। अब देखिए, जो ये पहला क्वेश्चन था ककाटिया किंगडम का, ये मैंने आपको इसलिए लिया कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स में किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए, इसका आंसर मोटूपल्लू। मोटूपल्लू ये ककाटिया किंगडम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, सीपोर्ट था। काकीनाडा भी आपको वहीं दिखेगा, मछलीपट्टनम भी वहीं दिखेगा, नेल्लूरू भी वहीं दिखेगा। लेकिन मोटू पतलू नहीं, सॉरी, मोटू पल्लू, पल्ली, इसका नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मोटू पल्ली, ये क्या है, ककाटिया डायनेस्टी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपोर्ट था। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, जनरली देयर वेयर मोर ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इन बे ऑफ बंगाल एज कंपेयर टू अरेबियन सी।
क्या लगता है कि जनरली ज्यादा से ज्यादा जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं वो बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू दैट अरेबियन सी। आपने अगर गोची लियोंग पढ़ी होगी, उसके साथ साथ 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो उसमें आपको क्लियर कट दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्टॉर्म्स है ना वो आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलते हैं। अरेबियन सी में इतने ज्यादा स्टॉर्म्स नहीं आते हैं। बे ऑफ बंगाल में देखिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स ऑफ वाटर होता है, उसके साथ साथ यहाँ का जो टेम्परेचर है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अरेबियन सी। अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, देयर हैज बीन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टॉर्म्स इन अरेबियन सी। मतलब पिछले कुछ सालों से जो अरेबियन सी में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आ रही हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्या क्या लगता है ये सही है कि गलत है? ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली है, नेदर वन नॉर टू। अब देखिए अ क्लाइमेट रिस्क, इनका कहना है कि हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी अगर हमें ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स या अर्थक्वेक या जो भी क्लाइमेटिक डिजास्टर्स हैं उनसे हमें अगर बचना है तो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, तो आपको पता होगा कोंकण में बहुत ज्यादा एरियाज में क्या आई है, फ्लड्स आई हैं, और फ्लड्स की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड भी आ रही हैं। और ये सिर्फ कोंकण में नहीं हुआ है, हिमालयन रीजन में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर बहुत ज्यादा फ्लड हो जाती है, कभी कभी गंगा बहुत ज्यादा फ्लड हो जाती है बिहार उत्तर प्रदेश में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके साथ साथ आपको स्टॉर्म्स भी देखने को मिलेगी नई नई। अभी चाइना में एक स्टॉर्म आई है, एक हाउस का समथिंग का कुछ तो भी नाम है, वो स्टॉर्म की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। इंडिया में आपको पता है हर साल ऐसी 3 से 4 स्टॉर्म्स आती हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब इनका कहना है कि जो रेनफॉल का जो पैटर्न है ना वो कंसिस्टेंटली चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा स्टॉर्म्स आती थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली कुछ सालों से, कुछ डिकेड से, मतलब आप बोल सकते हो कि 2-3 डिकेड से द नंबर ऑफ स्टॉर्म्स जो कि अरेबियन सी में आ रही हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखोगे ना तो बे ऑफ बंगाल में क्या आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टॉर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां के जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा ओपन है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अरेबियन सी। तो फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीजिंग दिया गया है। ये स्टेट इन्होंने एडिटोरियल में भी बताया गया है कि ये डिक्रीजिंग नहीं है। बहुत सारे रिसर्च के बाद, बहुत सारे इन्होंने जो इंडिकेटर्स रहते हैं उसके बाद ये पता चला है कि ये अरेबियन सी में जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, वो बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली बे ऑफ बंगाल के बढ़ रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और हमें इसका आंसर मिलता है ए, वन ओनली। अब देखिए द मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनएक्सपेक्टेड वेरिएबिलिटी। सबको पता है कि मानसून की जो रेनफॉल रहती है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहती है, कभी कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। इनका कहना है कि 52% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है साइक्लोन्स में अरेबियन सी में एज कंपेयर्ड फ्रॉम 2001 टू 2019, एंड देयर इज 8% डिक्रीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल कंपेयर्ड टू 1892 टू 2002। मतलब 2000 से लेके 2020 तक 52% इंक्रीज हुआ है साइक्लोन जो कि अरेबियन सी में आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसी टाइम में जो बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स आते हैं वो 8% से कम हुए हैं। इसकी वजह से फ्लडिंग होती है, इसकी वजह से बहुत सारी अदर अदर चीजें होती हैं जो आपको पता है। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है, चाइना बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च डिजिटल रेनमिनबी रिसेंटली। क्या लगता है, चाइना ने कोई रिसेंटली फर्स्ट डिजिटल रेनमिनबी लॉन्च किया है क्या, जो उसकी डिजिटल करेंसी होगी, और क्या वो फर्स्ट कंट्री है क्या? सेकंड देखिए, डिजिटल करेंसी विल बी फिएट करेंसी। फिएट करेंसी का मतलब होता है इट इज रेगुलेटेड बाय लॉ, इट इज बैक्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। मतलब फिएट करेंसी का मतलब होता है जिसमें आप पेमेंट कर सकते हो, जो जो कि किसी की पेमेंट आपकी कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता है, उसकी एक स्टोर वैल्यू होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट इज रेगुलेटेड बाय मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, जैसे आप आरबीआई भी बोल सकते हो। व्हाट डू यू थिंक, सही क्या है? ए देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली, या नेदर वन नॉर टू। अब देखिए इंडिया नीड्स अ मूव फास्ट फॉरवर्ड ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डिजिटल करेंसी। अब देखिए इंडिया की गवर्नमेंट ने, आपको पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर क्या किया, जो बैन था वो हटा दिया। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया में हम जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके मार्केट को ज्यादा फ्लरिश नहीं होने देंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज किसी भी चीज से, किसी भी मॉनेटरी अथॉरिटी से बैक्ड नहीं होती है। क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है वो स्पेकुलेशन बेसिस पे होती है, वो एक ब्लॉकचेन जो लेजर होता है उसके बेसिस पे डिसाइड होती है। अब इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी को हम नहीं चलने दे सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा डिजिटल रुपया। अब देखिए आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है कि हम क्या करेंगे, फेजेस में से लॉन्च करेंगे।
अब आपको पता होगा इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है, जिसमें फ़ोन पे, पेटीएम, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आखिर डिजिटल करेंसी को भी अपनाने वाले लोग होंगे या नहीं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल लाने वाली है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ये मानसून सेशन के लास्ट में लाया जाएगा बिल, जिसमें डिजिटल करेंसी का जो इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, बताएगी। अब देखिए मिस्टर रविशंकर हिमसेल्फ साइटेड एज 2021 BIS survey of central bank which found that 86% were actively researching the potential for digital currencies, 60% were experimenting with the technology and 40% were deploying pilot project। मतलब बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, इसे डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में इसे लॉन्च कर रही हैं। कुछ कंट्रीज पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसे लॉन्च कर रही हैं, कुछ कंट्रीज इसे प्योरली इंप्लीमेंट कर रही है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देखिए चाइना भी क्या कर रहा है, डिजिटल रेनमिन भी ला रहा है, लेकिन चाइना ना फर्स्ट कंट्री नहीं है और दूसरी बात तो चाइना ने अभी तक लाया नहीं है, चाइना लाने की सोच रहा है। इसका नाम क्या होगा, डिजिटल रेनमिन। ओके, इनका कहना है जिस प्रकार से चाइना इंप्लीमेंट कर रहा है उसी प्रकार इंडिया को भी क्या करना चाहिए, डिजिटल रूपी अपनाना चाहिए और उसके लिए ज़्यादा एनोनिमिटी नहीं रखनी चाहिए और हमें उसे फेजेस और प्रॉपरली ढंग से उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमें किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, मॉनेटरी अथॉरिटी उसे किस प्रकार से बैक करेगी, लोग उसे किस प्रकार से अपनाएंगे, टैक्स का जो खतरा रहेगा उसे हम किस प्रकार से झेलेंगे। उसके साथ साथ जो प्राइवेसी का खतरा रहेगा, ये ऑब्वियस सी बात है प्राइवेसी का भी खतरा आ जाता है, तो इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी जाके हम परफेक्ट तरीके से कोई डिजिटल करेंसी मार्केट में ला सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है। जो डिजिटल करेंसी होती है वो कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी रेगुलेट करती है, इसीलिए तो वो डिजिटल करेंसी है। और वो क्या होती है, एक फिएट करेंसी होती है। फिएट करेंसी का मतलब होता है रेगुलेटेड एंड मतलब बैक्ड बाय लॉ, मतलब उसे क्या किया जाता है, लॉ से बैक किया जाता है। क्रिप्टो करेंसीज ये फिएट करेंसी नहीं है, इसे क्या नहीं किया, क्रिप्टो करेंसीज किसी लॉ से बैक नहीं है और वो किसी मॉनेटरी अथॉरिटी से के साथ रेगुलेटेड भी नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, बी एंड ओनली। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स फेक न्यूज। इनमें से कौन सा फेक न्यूज को एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है। ए देखिए, इट इज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बट प्रेजेंटेड फॉल्सली। मतलब ये ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो कि ट्रू इवेंट्स के बेसिस पे रहती है, लेकिन उसे प्रेजेंट फॉल्सली किया जाता है, गलत ढंग से किया जाता है। बी देखिए, इट इज डिसइंफॉर्मेशन दैट हैज नो बेसिस इन रियलिटी बट इट इज प्रेजेंटली प्रेजेंटेड एज अ फैक्ट। ये एक डिसइंफॉर्मेशन रहती है जिसका कोई रियलिटी के साथ मकसद नहीं होता है, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा काल्पनिक रहता है, लेकिन उसे जो प्रेजेंट किया जाता है एज अ फैक्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि हाँ इसी ने क्या किया है, इसे मारा है, इसी ने ये काम किया है, इसी ने ये किया है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सी देखिए, इट इज इमोशनल मैसेज टू क्रिएट केओस इन सोसाइटी। ये एक ऐसा इमोशनल मैसेज रहता है जो मेंबर्स तक पहुंचाया जाता है ताकि सोसाइटी में केओस डेवलप हो, मतलब आपका धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं जिसके थ्रू आपको ये लगे कि हमारा जो कि मतलब सोसाइटी में केओस डेवलप हो, सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा अराजकता डेवलप हो। डी, इट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनअप्रोप्रिएट ऑथोरिटी। एक ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जो एक इनअप्रोप्रिएट ऑथोरिटी ने आपको दी है। क्या लगता है। अब मेंस का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फेक न्यूज। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, आपको पहले बताना है कि फेक न्यूज आखिर क्या होती है। डिस्कस स्ट्रेटेजीज टू काउंटर दिस फिनोमिना। आपको स्ट्रेटेजीज बतानी है कि आप इस फिनोमिना को, जो फेक न्यूज है जो बढ़ रही है, आपको आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, उसे रोकने के लिए आप क्या क्या करोगे। अब देखिए इशू क्या है, आर लॉ एंड टेक्नोलॉजी अ सॉल्यूशन टू फेक न्यूज। एडिटोरियल का नाम ही ये है कि क्या लॉ और टेक्नोलॉजी की मदद से हम फेक न्यूज को रोक सकते हैं। अब इनका कहना है कि बहुत सारी कंपनी, सोशल मीडिया कंपनीज, गवर्नमेंट क्या ढूंढ रही है, डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढ रही है फेक न्यूज को टैकल करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, ये सोशल मीडिया कंपनीज और पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट यही क्या फैलाती हैं, सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाती हैं और यही क्या करती हैं, उसे काउंटर करने की बातें करती हैं। तो आपको पता होगा गूगल जो है, फेसबुक जो है, ये डिफरेंट डिफरेंट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ट्विटर भी है, ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं ताकि फेक न्यूज को क्या किया जा सके, सेपरेट किया जा सके और उसके ऊपर मतलब काम किया जा सके ताकि फेक न्यूज मार्केट में या समाज में ज्यादा से ज्यादा ना फैले। अब आपको पता है जो रियलिटी और ट्रू न्यूज रहती है वो बहुत ज्यादा धीरे फैलती हैं, लेकिन जो नेगेटिव न्यूज रहती हैं, जो फेक न्यूज रहती हैं, वो बहुत ज्यादा फास्ट फैलती हैं, आग की तरह एकदम से फैल जाती हैं।
अब देखिए इनका कहना है कि लीगल सिस्टम ना इतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं है कि हम फेक न्यूज़ को उसके थ्रू रोक पाएँ। ऑब्वियस सी बात है, अगर जी न्यूज़ अगर कुछ गलत बोल देता है तो वो बोलेगा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो बोलेगा मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैंने आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लीगल सिस्टम जो है वो इतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं है, हमारे यहाँ की कोर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा रोबस्ट नहीं है जिसकी मदद से आप क्या कर सको, फेक न्यूज़ को रोक सको। और क्या है उसके साथ साथ इन्होंने एक ना इसके इन्वायरमेंट के साथ भी क्या किया है, लिंक किया है। इन्होंने कहा है कि जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एआई के थ्रू, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है, कार्बन की फुटप्रिंट भी बढ़ रही है। अब देखिए इनको फेक न्यूज़ भी रोकनी है और कार्बन की फुटप्रिंट भी क्या करनी है, कम करनी है, ताकि वो क्या हो, जो भी सॉल्यूशन हो ना वो सस्टेनेबल हो, वो इन्वायरमेंट को देख के हो, और वो क्या हो, सबके लिए एकदम मतलब फेयर हो और जस्टिसिएबल हो। अब देखिए इनका कहना है फेक न्यूज जो रहती है ना वो डिसइंफॉर्मेशन रहती है जिसका रियलिटी से कोई बेसिस नहीं रहता है, लेकिन वो प्रेजेंट कैसे की जाती है, एज अ फैक्ट। तो इसका आंसर क्या है, प्रॉपर क्या डिस्क्राइब करता है फेक न्यूज को, वो एक ऐसी डिसइंफॉर्मेशन है जिसका रियलिटी के साथ कोई भी बेसिस नहीं है, लेकिन उसे प्रेजेंट किया जाता है एज अ फैक्ट की तरह। अब इनका कहना है कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें फेक न्यूज़ के बारे में। अवेयर कैसे किया जा सकता है कि आप जो न्यूज़ है उसके सोर्सेज चेक करें, उसकी लीगलिटी कितनी हो सकती है, उसके अप्रोप्रिएटनेस कितनी हो सकती है, क्या कोई ये न्यूज़ सचमुच में हो सकती है। जो भी न्यूज़ आपके पास आ रही है आप उसकी क्या करें, जो उसके सोर्सेस हैं कि वो कहाँ से आ रही हैं, उसे 3-4 सोर्सेस से वेरीफाई करें कि आखिर ये न्यूज़ सही है या गलत है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम क्या करें, एजुकेट करें, लोगों को अवेयर करें, तभी जाके क्या हो सकती है, इस फिनोमिना को काउंटर किया जा सकता है। तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट किस प्रकार से आप काउंटर करने वाले हो ये स्ट्रेटेजीज लिख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।